ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। एनआरसी जब लागू होगा, सीएए लागू होगा तो ममता बनर्जी का अस्तित्व जो है वो मिट जाएगा। ममता बनर्जी केवल कूदती है बांग्लादेशी वोटों के ऊपर और रोहिंग्याओं के ऊपर, क्योंकि वही उनके वोट बैंक है। ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं कि मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा अगर सीए और एनआरसी लागू होगा, तो जो देश है वो सबसे पहले है, रोहिंग्या नहीं है, ममता दीदी नहीं है। ममता दीदी जैसी जन कितनी आएंगी और कितनी जाएंगी, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये सीएए और एनआरसी वहाँ जरूर जल्दी से जल्दी लागू होगी। आसाम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अब ऐलान कर दिया है और एनआरसी और सीएए को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब आसाम में एनआरसी लागू होगा और सीएए भी होगा, और जाहिर सी बात है कि उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है सर ये? देखिए, ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। एनआरसी जब लागू होगा, सीएए लागू होगा तो ममता बनर्जी का अस्तित्व जो है वो मिट जाएगा। ममता बनर्जी केवल कूदती है बांग्लादेशी वोटों के ऊपर और रोहिंग्याओं के ऊपर, क्योंकि वही उनके वोट बैंक है, बाकी कोई वोट बैंक नहीं है उसका। इसीलिए वहाँ पे उसने इतने सारे जो मोमडन थे उनके चुनाव में अपना विधायक का प्रत्याशी बनाया था, और जिसमें से लगभग 37 या 35 लोग वो जीत कर आए हैं चुनाव। तो उसके लिए तो ऐसा झटका लगेगा कि जैसे 440 वोल्ट का। ममता बनर्जी जिस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को हमेशा बचाने की कोशिश करती हैं, और जब अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि सीए एनआरसी आएगा तो ममता बनर्जी ने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से होकर निकलना पड़ेगा, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। अगर ये चीज़ें फिर से इंप्लीमेंट की जाएंगी तो क्या फिर से वही चीज़ें देखने को मिलेगी ममता बनर्जी की तरफ? देखिए, ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं कि मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा अगर सीए और एनआरसी लागू होगा, तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं और ऑपरेशन ब्लू स्टार जब उन्होंने अमृतसर में किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि धर्म बाद में है, देश मेरे लिए सबसे पहले है, और मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश को मजबूती देगा। तो ये ममता बनर्जी क्या है? तो जो देश है वो सबसे पहले है, रोहिंग्या नहीं है, ममता दीदी नहीं है। ममता दीदी जैसी जन कितनी आएंगी और कितनी जाएंगी, लेकिन देश हमेशा रहेगा। तो देश का वजूद हमें बचाना है, और जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, भारतीय हैं, उनका हक जो बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या मार रहे हैं, दिल्ली में देखो आप, दिल्ली में कितने रोहिंग्या बसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें रेड कारपेट बिछाया हुआ है, और जो हमारे जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, उन्हें कह रहे हैं कि अपने अपने घर जाओ, अपने अपने गाँव जाओ। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ये सीएए और एनआरसी वहाँ जरूर जल्दी से जल्दी लागू होगी। अब जैसे ही ममता बनर्जी 2 तारीख के बाद जो रिजल्ट आया, उसके बाद ममता बनर्जी जीत गई, और जो शपथ समारोह हो रहा था उसमें जो उनके विधायक थे ममता बनर्जी के पैर छू रहे हैं, ये कहाँ का लोकतंत्र दिखा रही हैं? देखिए, पैर छूना चलो उनकी अलग एक हमारी जो संस्कृति है, भारतीय कल्चर है कि जो हमसे बड़ा होता है तो उसका हम सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं। ये तो शपथ समारोह में इस तरीके की चीज़, ये अगर कोई संवैधानिक समारोह हो रहा है तो उसमें अगर कोई पैर छू रहा है तो ये संविधान, उसके संविधान के खिलाफ है। और ये मान के चलो जैसे कि बटरिंग हो रही है, जैसे एक बटरिंग होती है ना, चापलूसी जिसे कहते हैं, तो वो चापलूसी वहाँ पे हो रही है। और रही बात ममता दीदी के चुनाव की, तो चुनाव के बाद में आपने हिंसा देखी वहाँ बंगाल में, कितनी बड़ी हिंसा हुई है। ऐसा आज तक भारतीय लोकतंत्र में नहीं हुआ है, भारत के इतिहास में नहीं हुआ है कि जिस दिन काउंटिंग हो रही है, जिस दिन पार्टी लीड ले रही है, और उस लीड लेती हुई पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसका समर्थक है, वो सड़कों पे लेके जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उन्हें मारे, उनकी हत्याएं करें। लेडीज़ को नहीं छोड़ा जा रहा है, महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा है। दीदी करती है बात कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहन हूँ, तो जो जिन महिलाओं का वहाँ बलात्कार हो रहा है वो कहाँ की है? वो बंगाल की नहीं है। एक स्त्री तो ये कह रही है कि 4-5 लोगों ने मेरा पूरी रात बलात्कार किया है, मेरा धर्म नष्ट हो गया है, कहाँ जाऊँ मैं अब? तो इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया? और जो संज्ञान लेते हैं हमारे महामहिम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। क्या ये चीज़ संज्ञान लेने की नहीं थी? बंगाल हिंसा, वैसे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर चीज़ को लेकर संज्ञान लिया जाता है, हर चीज़ को लेकर वहाँ पे सुनवाई की जाती है, पर वहाँ पर 2-3 बार पीआईएल भी डाल दी गई है कि जो हिंसा हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला इन सारी चीज़ों। बिल्कुल जवाब नहीं मिलेगा। संज्ञान उसी का लिया जाता है जो बीजेपी के अगेंस्ट जाता है। अगर ये काम बीजेपी के शासन में हो रहा होता, कहीं पे जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं, तो संज्ञान फौरन लिया जाता, तत्काल संज्ञान में आता। और जितने ये अभी बिलों में घुसे बैठे हैं ना राजनेता, है तो ये टटपूजे राजनेता, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, इन्हें केवल धन चाहिए। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, सेकंड लहर आई हुई है, जितनी पार्टियां हैं, मैं राहुल गांधी के क्या कर रही हैं? कितने लोगों से कहा है कि वैक्सीनेशन करवाओ, ये तो ये कह रहे हैं कि अरे वैक्सीनेशन मत करवाना, भाजपा की वैक्सीन है, ये हमारी नहीं है, हो सकता है इसमें वैक्सीन लगा के ये आदमी भाजपा ही बन जाए।
किसने करवाया बताइए? राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता वैक्सीनेशन करवाएं? कहीं आया है? राहुल गांधी ने कहा है कि मैं चलो एक वो लगवा रहा हूँ, ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहा हूँ? बोला है कभी? नहीं बोला। केजरीवाल बताऊँ आज का, जो दिल्ली के जो वो है आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, वो कह रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन जो है कोवैक्सीन 1 दिन में ख़त्म हो जाएगी, कोविशील्ड 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो ये पैनिक फैला रहे हैं। पहले केजरीवाल ने पैनिक फैलाया कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अब सत्येंद्र जैन फैला रहे हैं। जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भागा जाता है लोगों की तरफ से, अगर हम ममता बनर्जी की बात करें और उस वायलेंस की बात करें, उस हिंसा की बात करें जो वोट के नतीजे आने के बाद हुआ, तो उसको लेकर राज्यपाल की तरफ से बार बार रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो फिर वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं या फिर डीजीपी हैं, वो रिपोर्ट क्यों हवाले नहीं कर रहे हैं वहाँ के राज्यपाल के? देखिए, इसके लिए मैं रामचरितमानस का उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ। तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसमें एक कांड है सुंदरकांड, जिसमें हनुमान जी जाते हैं और लंका का विध्वंस कर देते हैं। तो हनुमान जी से वो कहते हैं, बड़ कहता है कि तुमने क्यों मारा मेरे बेटे को, अक्षय कुमार को? तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मुझे मारा, मैंने उसको मार दिया। कि जे मो मारा ते मैं मारा, ते पे बांधा तने तुम्हारा। तो वो कह रहे हैं कि उस पर भी तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया है। तो मैं बंगाल के जो निवासी हैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो 4 मारो उसके। 1 थप्पड़ मार रहा है तो 4 मारो, तभी कंट्रोल में आएगा बंगाल, नहीं तो नहीं आएगा। सर, पर ये बात भी है ना कि अगर वहाँ की जनता टीएमसी की गुंडों के ऊपर हमला करती है तो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करेगा, क्योंकि जो प्रशासन अगर वो राज्यपाल की बात नहीं सुन रहा तो वो आम जनता को किस तरीके से टैकल करेगा, किस तरीके से उन्हें तंग करेगा, वो चीज़ें भी हम देख सकते हैं। फिर देखिए, आंदोलन में बहुत दम है। अगर आंदोलन आपका सात्विक है और एक अच्छे कॉज के लिए लेके अगर आप आंदोलन करते हैं तो उसमें बहुत दम है। और मैं चाहता हूं कि बंगाल के जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, एमपीज़ हैं, सारे के सारे बंगाल को बंद कर दें। ममता दीदी की तो औकात क्या है? ममता दीदी की कोई औकात नहीं है। जहां समर्थन मिलता है, जहां समूह होता है ना, वहां सरकारें डोल जाती हैं, हिल जाती हैं। बीजेपी की तरफ से अब अपने 61 जो विधायक हैं उनके लिए एक्स सिक्योरिटी दे दी गई है। देखिए, एक्स सिक्योरिटी इसलिए दी गई है क्योंकि वहाँ जान का खतरा है। जब भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके काफिले पे हमला किया जाता है, शुभेंदु अधिकारी के भाई के काफिले पे हमला किया जाता है, तो वहाँ कैसे बचेंगे लोग? वहाँ सुरक्षा से ही बचेंगे, है ना। तो सुरक्षा देनी चाहिए, ये सरकार का अच्छा कदम है। अगर वहाँ के जो टीएमसी के गुंडे रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तरफ से जो वेस्ट बंगाल की जनता के साथ जो चीज़ें की जाती हैं, अपराध किए जाते हैं, मारा पीटा जाता है, और फिर उसके बावजूद भी डीजीपी की तरफ से कहा जाता है कि सारा माहौल जो है वो ठीक है, ममता बनर्जी कहती हैं कि ऐसा कोई वॉयलेंस हुआ ही नहीं। क्या बांग्लादेशियों के द्वारा जो हो रही हिंसा दिखाई नहीं देती उन लोगों को? देखिए, वहाँ ज़रूरत है इस समय, आज के समय में, एक सुभाष चंद्र बोस की, एक बिपिन चंद्र पाल की, एक बंकिम चंद्र चटर्जी की, जिसने एक उपन्यास लिखा और हजारों कार्यकर्ता उस समय राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए थे। तो ऐसा लीडर आए जिसकी एक आवाज़ पर वहाँ का जो युवा है वो मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जाए। तो ये टीएमसी के गुंडे क्या करेंगे फिर? ये तो भागेंगे घर छोड़ छोड़ के, सीधे बांग्लादेश को भागेंगे। सर, जिस तरीके से बढ़ती संख्या हो गई है, काफ़ी ज़्यादा संख्या हो गई है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वेस्ट बंगाल में, आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है सीए एनआरसी वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट करना? देखिए, सबसे पहले तो आसाम को छोड़ के बंगाल में होना चाहिए, क्योंकि बंगाल में मान के चलिए आप 60% लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्याज बस चुके हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां टोटल के टोटल ये लोग बसे हुए हैं और वहां इनका बाहुल्य है और हिंदू वहां पर चू नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, पलायन कर रहे हैं लोग। जहां इनका बाहुल्य है, जहां इनका बहुमत है, वहां से लोग भाग रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान नहीं है कि पाकिस्तान है? पाकिस्तान तो नहीं है ना, ईरान भी नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान अगर हिंदुस्तान में नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा फिर? अगर हिंदुस्तानी ही अगर इस तरीके की चीज़ें उन लोगों के साथ हो रही हैं, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हालात सामान्य हैं। क्या ममता बनर्जी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हैं, जो ममता बनर्जी को हिंदुओं का या फिर उन कार्यकर्ताओं का दुख नहीं दिखता? देखिए, आपने महाभारत देखी थी, उसमें एक पात्र था धृतराष्ट्र, है ना, आंखों से अंधा था, उसकी पत्नी थी, है, उसने भी आंखों में पट्टी बांध ली थी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली। और कानून को जानते हैं आप, कानून की देवी, उसकी आंखों में क्या बंधा हुआ है? पट्टी बंधी हुई है, वो भी नहीं देखती है, वो सबूत मांगती है, भले ही झूठे सही। तो
ममता दीदी ने पट्टी बांधी हुई है और पट्टी तभी हटेगी जब वहाँ एनआरसी और सीएए लागू होगा और राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अगर हम कानून की बात करें, जैसा कि अभी आपने कहा कि कानून की देवी के आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है, पर जो चीज़ें वेस्ट बंगाल से आ रही हैं, लोगों की जो वीडियो सुनाई दे रही हैं, लोग जो अपनी वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, जो मंजर है वेस्ट बंगाल का वो सबकी आंखों के सामने है। अगर इन सारी चीज़ों को देखकर भी कानून जानबूझकर अंधा बनता है तो फिर इस पर तो सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, कानून वो करेगा, चाहे वहाँ का हाई कोर्ट हो, चाहे वहाँ का पुलिस प्रशासन हो, जो टीएमसी की मुखिया यानी ममता बनर्जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, जो बोलेगी वो उन्हें करना पड़ेगा। कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी गई, ममता बनर्जी ने उनकी बातों को नहीं सुना। वहाँ के राज्यपाल की तरफ से उनकी रिपोर्ट मांगी गई, उनकी बातों को नहीं सुना गया। राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि मैं खुद जाऊंगा दौरा करने जहाँ पर हिंसा हुई है, उनके लिए हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाता, तमाम तरीके की प्रॉब्लम बता दी जाती हैं। आखिरकार क्या करना चाहती हैं ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी वहाँ के जो हाई कोर्ट है वहाँ की बात नहीं मानेंगी। आपको पता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 लोगों की सद कमेटी बनाई थी। तो जो तटपुंजी किसान थे, जो बिजनेसमैन किसान थे, वो कहते हम इस कमेटी को नहीं मानते, यानी सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ वहाँ पर। तो ममता दीदी कर रही है तो कौन सी बड़ी बात है। धन्यवाद सर।